सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है दैट वी आर डूइंग द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपना कर रहे हैं कंप्लीट। एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल सेक्शन 8 एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले अपना सेक्शन 10 दैट इज रिलेटेड टू द कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो हमारा सेक्शन 10 है उसके अंदर एक न्यू टर्म हम इस मीनिंग समझेंगे, एक न्यू टर्म का, दैट इज एलिनेशन। सो बेसिकली एलिनेशन का मतलब क्या होता है। इस सेक्शन का जो हमारा हेडिंग है दैट इज कंडीशंस व्हिच आर रिस्ट्रेनिंग द एलिनेशन, कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि रिस्ट्रेंट लगाती हैं, मतलब रोक लगाती हैं एलिनेशन के ऊपर। एलिनेशन क्या होता है, कौन सी कंडीशन रिस्ट्रेन लगाती है, इसके एक्सेप्शंस के बारे में समझेंगे और इसको बहुत ही ईजी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब ये जो टॉपिक है आपका एलिनेशन के ऊपर, इस पर आपको कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से ही हम इसको आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो आप सभी अपने फेवरेट क्लास में चीज़ों खुश होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सेक्शन 10 के अंदर दैट टॉक्स अबाउट द कंडीशंस रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिनेशन जो टर्म है इसका मतलब क्या होता है। सो देखो, एलिनेशन का मतलब होता है इट इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी। सो बेसिकली एलिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को एलिनेट करना। दैट इट मीन्स कि किसी भी प्रॉपर्टी के जो भी हमारे राइट्स बनते हैं, जो भी इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे इंटरेस्ट हैं, उनको बेसिकली जब हम ट्रांसफ़र करते हैं दैट इज़ नोन एज एलिनेशन। सो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एलिनेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना। सो एलिनेट द प्रॉपर्टी मीन्स हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं। सो दिस ये जो ट्रांसफ़र है आपका, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे हम प्रॉपर्टी को गिफ्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किसी को सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन ले रहे हैं उससे, या फिर मॉर्टगेज कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी, उसके बदले में कोई लोन ले रहे हैं किसी पर्सन से। तो ये जो आपकी डिफरेंट टर्म्स हैं, सेल, मॉर्टगेजेस, गिफ्ट्स, इनको भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं कि ये एक्चुअल में होती क्या है, क्योंकि इन पे लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांसफ़र को हम डिटेल में समझेंगे अपने आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, गिफ्ट का मतलब होता है जहाँ पे हमने कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा है बट उसके बदले में कोई कंसिडरेशन नहीं लिया। सेल का मतलब होता है कि जहाँ पर बायर ने और परचेज़र के बीच में कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा गया है फॉर कंसिडरेशन। मॉर्टगेजेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करा है और उसके बदले में हमने कोई लोन लिया है, ठीक है? मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करा होता है बट प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए दूसरे पर्सन को दे दिया जाता है, कुछ राइट्स उसके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के मॉर्टगेजेस होते हैं, तो वो भी हम जब डिटेल में कवर करेंगे तब समझेंगे इसको। सो एलिनेशन का फिलहाल आप ये समझिए मतलब क्या होता है कि प्रॉपर्टी को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इज़ नोन एज एलिनेशन। तो सेक्शन 10 हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशंस बताता है एलिनेशन के रिगार्डिंग, कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो देखो, 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और एक होती है सेपरेट प्रॉपर्टी। इन दोनों ही केसेस में जब हम प्रॉपर्टी को एलिनेट करने की पावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल आप देखो, कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, दैट इट मीन्स कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर सभी के ही राइट्स हैं, ठीक है? एक होता है कर्ता, अगर आपने हिंदू लॉ ऑलरेडी कवर कर चुका है तो आपको ये सारी टर्म्स के मतलब पता होंगे। आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने वो सब कुछ पढ़ लिया है, हिंदू लॉ आप कवर करके आ रहे हैं। सो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है कि जहाँ पर उस प्रॉपर्टी पर किसी एक पर्सन का राइट नहीं होता, सभी ही प्रॉपर्टी के जितने भी को-पार्टनर्स हैं, उन सबका उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट होगा। एक होता है कर्ता, जिसको कि हेड होता है जो कि फैमिली का, जो कि मोस्टली मेल पर्सन ही होता है, जो कि सारी फैमिली के क्या करता है, डिसीजंस लेता है। तो कर्ता के पास भी इवन प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का कोई भी राइट नहीं होता। वो अपने हिसाब से खुद से प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकते विदाउट बाकी सबके कंसेंट के। ठीक है? सो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर एलिनेशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है कि कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। लेकिन अगर तो वो कोई सेपरेट प्रॉपर्टी है, दैट इट मीन्स सेपरेट प्रॉपर्टी, जैसे नाम से पता चल रहा है किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है वो, और उसके उस प्रॉपर्टी के ऊपर सारे के सारे राइट्स हैं, लाइक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है? मतलब वो फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं आ रही, वो आपने कोई सेपरेट से प्रॉपर्टी ले रखी है, तो उसके ऊपर तो आपके सारे के सारे राइट्स होंगे उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक पर्सन को सारे राइट्स दिए गए हैं एक हिंदू लॉ के अंदर, कि वो उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकता है। अब ये 2 टाइप्स के इसमें रूल्स आते हैं, दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ। सो दया भागा मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ भी आपने फैमिली लॉ के अंदर पढ़ा होगा। तो दया भागा मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। दया भागा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर क्या होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ असम और बंगाल के ऊपर ही अप्लाई होता है, वेरएज जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ है वो पूरे पूरे इंडिया के ऊपर गवर्न होता है, रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी होती है दोनों स्कूल्स, ठीक है? सो दया भागा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर जो पर्सन है, जो भी सन है, उसके पास तब तक प्रॉपर्टी नहीं आएगी जब तक उसके फादर अलाइव है। उसके फादर की डेथ के बाद ही वो प्रॉपर्टी उसके पास ट्रांसफर होगी। लेकिन मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर
ऐसा नहीं होता, वो प्रॉपर्टी के अंदर उसका इंटरेस्ट जो है पर्सन का बाय बर्थ ही क्रिएट हो जाता है। जैसे ही किसी पर्सन का बर्थ होता है किसी फैमिली के अंदर, वैसे ही उसके पास एक राइट आ जाता है उस प्रॉपर्टी के अंदर कि वो उस प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, तो उसका भी उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ ना कुछ शेयर है। लेकिन दया भागा में ऐसा नहीं होता, वो सारी सारी प्रॉपर्टी उसके फादर की ही रहती है और सन का उसके ऊपर कोई भी राइट नहीं होता। लेकिन जैसे ही इस फादर की डेथ होगी तो सारी प्रॉपर्टी फिर सन के अंदर डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिफरेंट होता है। तो सेपरेट प्रॉपर्टी के केस के अंदर वो प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली एलिनेट कर सकते हैं, मतलब उनके पास सारी राइट्स हैं, वो जैसे मर्जी चाहे अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर इंडिपेंडेंटली कोई पर्सन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द रूल अगेंस्ट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि सेक्शन 10 हमारा कुछ कंडीशंस इम्पोज करता है दैट रिस्ट्रेन्स द एलिनेशन, कि जहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की हम बात कर रहे हैं उसको उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगाया गया है, रोक लगाया गया है। सो देखो, ये रिस्ट्रेंट किस तरीके का हो सकता है, ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होता है कि मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के ऊपर एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा देता है कि आप कभी भी फॉर एवर इन फ्यूचर आप इस प्रॉपर्टी को कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। मतलब एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट और रिस्ट्रेंट मतलब रोक लगाना। तो मतलब एब्सोल्यूटली आपने उस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, रोक लगा दिया कि इस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में कभी भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। तो सेक्शन 10 इसी रूल को क्या करता है, वॉइड डिक्लेयर करता है। वो कहता है कि हम ऐसा कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते प्रॉपर्टी के ऊपर कि आप फ्यूचर में कभी भी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकोगे। तो ये जो रिस्ट्रेंट है दिस इज वॉइड। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे एग्जाम्स के में। तो देखो, इसकी डेफिनेशन समझो क्या है। रूल अगेंस्ट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, अ टाइप ऑफ रिस्ट्रेंट which completely takes away the right of the transferee to alienate or dispose of the प्रॉपर्टी। तो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि ऐसा रिस्ट्रेंट जो कि कंप्लीटली आपका राइट डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का या फिर एलिनेट करने का ट्रांसफरी से टेक अवे कर लेता है। यानी कि ट्रांसफरी के पास कोई भी राइट नहीं होता कि वो प्रॉपर्टी को एलिनेट या फिर डिस्पोज ऑफ कर सके। इसका इफेक्ट क्या होगा ट्रांसफरी के ऊपर, कि ट्रांसफरी के पास अब कोई भी दे नो लॉन्गर ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन एंड हैव जीरो फ्रीडम टू डू व्हाट दे वांट विद द प्रॉपर्टी इन देयर कैपेसिटी एज द ऑनर। मतलब वो ऑनर तो है प्रॉपर्टी का, लेकिन क्योंकि उसके एलिनेशन के ऊपर एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा दिया गया है, कंप्लीटली उसकी फ्रीडम उससे ले लिया गया है कि वो अपनी एज एन ऑनर अपनी कैपेसिटी एज एन ऑनर वो पर्सन अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और पर्सन के पास। और सेक्शन 10 ऐसे ही कंडीशंस को वाइड डिक्लेयर करता है। एनी कंडीशन दैट इज इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफरी दैट अमाउंट्स टू एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, कोई भी ऐसी कंडीशन ट्रांसफरी के ऊपर लगाई जाती है जिसके अंदर की उसके प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने पर एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगा दिया जाता है, तो दैट इज वॉइड। द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स, प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन जो है उसके ऊपर उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। सो दिस इज द थिंग, सेक्शन 10 हमारा एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, एब्सोल्युटली जब हम प्रॉपर्टी को एलिनेट करने के ऊपर रिस्ट्रेंट लगा दिया जाता है, दैट इज वाइड। तो यही हमारा सेक्शन 10 कहता है। बट अब यहाँ पे देखो, ये जो रिस्ट्रेंट होता है ये दो टाइप्स का रिस्ट्रेंट हो सकता है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट और पार्शियल रिस्ट्रेंट। लेकिन इनमें से क्या दोनों ही टाइप के रिस्ट्रेंट्स वॉइड हो जाएंगे, या फिर दोनों ही टाइप्स के रिस्ट्रेंट्स, मतलब सेक्शन 10 के अंदर क्या दोनों टाइप्स के रिस्ट्रेंट वॉइड होंगे? नहीं, यहाँ पर सिर्फ बात करें हम एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट की, जहाँ पर हम कंप्लीटली टेक अवे कर रहे हैं किसी पर्सन से उसका राइट टू डिस्पोज ऑफ देयर इंटरेस्ट, तो उस चीज़ को सिर्फ वॉइड डिक्लेयर करा गया है। लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेंट अगर लगाया जाता है वो वॉइड नहीं है, वो बिल्कुल वैलिड है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भी पर्सन का जो राइट है अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने का, उसको कम्प्लीटली टेक अवे कर रहे हैं, यानी कि कम्प्लीटली उससे उसका राइट ले रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी को नहीं ट्रांसफर कर सकता कभी भी। तो ट्रांसफरी जो है उसकी पूरी पूरी फ्रीडम यहाँ से उसकी इरेज कर दी जाती है, उसकी पूरी पूरी फ्रीडम उससे छीन ली जाती है। और यही रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 10 के अंदर वाइड डिक्लेयर करा गया है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें, दैट इज द पार्शियल रिस्ट्रेंट। पार्शियल रिस्ट्रेंट यानी कि जब हम थोड़ा बहुत रिस्ट्रेंट लगाते हैं, कंप्लीट रिस्ट्रेंट नहीं लगाते, तो ये जो पार्शियल रिस्ट्रेंट है इसको बिल्कुल वैलिड डिक्लेयर करा गया है। सो दिस इज द कंडीशन विच ओनली पार्शियली टेक्स अवे द राइट टू डिस्पोज। यहाँ पे ट्रांसफर की फ्रीडम जो है उसकी वो लिमिटेड है, ठीक है, इजेंशियली पूरी टेक अवे नहीं करी, बट उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा दी है उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने पर। ये चीज़ बिल्कुल इम्प्लिसिटली वैलिड है, परमिटेड अंडर द फ्रेमवर्क। तो ये जो है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये वॉइड नहीं है, सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट अगर हम लगाते हैं तो वही सिर्फ सेक्शन 10 के हिसाब से वॉइड डिक्लेयर करा गया है।
लेकिन यहाँ पर हम 2 एक्सेप्शंस की बात करते हैं, जहाँ पर ये जो कंप्लीट रिस्ट्रेंट लगाया गया है, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाया गया है, ये बिल्कुल वैलिड डिक्लेयर करा जाता है। तो सेक्शन 10 तो बेसिकली कहता है कि आप किसी भी तरीके का एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं लगा सकते प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के ऊपर। लेकिन यहाँ पर 2 एक्सेप्शंस आते हैं, जहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट है, वो बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, उसको हम वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये 2 कंडीशंस कौन-कौन सी हैं, उसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। सो देखो, डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट रूल against the absolute restraint, the law carves out two specific exceptions where the restrictive conditions remain completely valid. जहाँ पर ये जो restrictive conditions है वो completely valid मानी जाएंगी। तो वो 2 conditions क्या हैं? पहली condition आता है लीज होल्ड की exception and second is related to the married woman exception. So इसको थोड़ा सा हम डिटेल में अगली स्लाइड के अंदर समझते हैं। तो देखो, सेक्शन फर्स्ट एक्सेप्शन है आपका, दैट इज द लीज मैकेनिज्म, कि अगर हम किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी लीज पर देते हैं, लीज में मतलब ठेके पे देते हैं कुछ सालों के लिए, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उस पर्सन की रहेगी जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। आपको वो प्रॉपर्टी लीज पर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं, उससे बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन आप उसके ऑनर नहीं कहलाएंगे। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी को जैसे मोस्टली कोई भी ज़मीन होती है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो प्रॉपर्टी क्या करते हैं, वो लीज़ पर दे देते हैं आगे अपने वर्कर्स को या किसी भी ठेकेदार को जो होता है, वो क्या कर देते हैं, उसको लीज़ पे दे देते हैं। तो कुछ सालों के लिए वो क्या कर सकता है, उसमें से प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है, उस एग्रीकल्चर लैंड पे अपने कल्टीवेशन करेगा, उसमें से जो भी उसको प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो खुद एंजॉय करेगा, और उसके बदले में थोड़ा बहुत जो भी उसको पैसे वगैरह हैं, वो उस ऑनर को देता जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर वो जो ठेकेदार है, उसका ऑनर नहीं होगा, उसको सिर्फ एन्जॉयमेंट का राइट ट्रांसफ़र करा गया है। यानी कि वो जो लेसर है और लेसी है, लेसर कौन है, जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है, जो उस एग्रीकल्चर लैंड का एक्चुअल में ऑनर है, तो वो क्या होगा, लेसर। और लेसी कौन होगा, जिसको कि राइट्स ट्रांसफ़र करे गए हैं कि वो प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो दैट इज़ द लेसी। अब लेसर यहाँ पर ऑनर ही रहेगा, सिर्फ लेसी के पास राइट टू एन्जॉयमेंट ट्रांसफ़र करा गया है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप लेसर के पास ही रहेगा, इस वजह से वो किसी भी तरीके का रेस्ट्रेंट लगा सकता है कि लेसी के ऊपर कि आप इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैलिड होगा, कंप्लीटली वैलिड ऐसा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि ऑनरशिप तो स्टिल लेसर के पास ही है ना, उसने सिर्फ एन्जॉयमेंट की राइट्स लेसी के पास ट्रांसफ़र करे हैं। तो इस वजह से ये बिल्कुल वैलिड होगा। ऐसा कंप्लीट रिस्ट्रेंट अगर लगाया जाता है कि वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सेकंड एक्सेप्शन जो है वो थोड़ा-सा ध्यान से समझने वाला है, कि दैट इज़ द रिस्ट्रेंट, प्रोटेक्टिव रिस्ट्रेंट है, जो कि मैरिड वुमेन के ऊपर बेसिकली लगाया गया। सो जितने भी लीगली मैरिड वुमेन्स हैं, उनके ऊपर जो राइट है प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का, उसके ऊपर अगर कोई भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट लगाया जाता है, तो कंप्लीटली वैलिड होगा। बट देयर आर थ्रू फ्यू एक्सेप्शंस रिलेटेड टू दैट, कि अगर वो हिंदू हैं, या फिर अगर वो मुस्लिम हैं, या फिर अगर वो बुद्धिस्ट हैं, उनके ऊपर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होंगी। दैट इट मीन्स, तो यहाँ से ध्यान से समझो कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्या लगाया गया है, कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है एब्सोल्युटली, अगर किसी भी पर्सन के ऊपर, किसी भी मैरिड वुमन के ऊपर एक्सेप्शन लगाया गया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आगे एलिनेट नहीं कर सकते, तो ये कम्प्लीटली वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वो वाइड डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन वो लीगली मैरिड वुमन क्या नहीं होनी चाहिए, हिंदू नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम्स नहीं होनी चाहिए, या बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा अगर कोई भी हिंदू लीगली मैरिड वुमन है, तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल वैलिड माने जाएंगे। लेकिन अगर वो हिंदू है, या फिर मुस्लिम है, या फिर बुद्धिस्ट है, और फिर अगर उनके ऊपर कोई एलिनेशन के राइट्स के ऊपर रिस्ट्रेंट लगाए जाते हैं, तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे, फिर वो वाइड ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदूज़ के ऊपर, हिंदू लॉ के अंदर, वो उनके पास सक्सेशन के राइट्स हैं वुमेन के पास, कि वो प्रॉपर्टी को आगे इनहेरिट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी वो ओन करते हैं। तो अगर वो लीगली मैरिड वुमेन है, अगर हिंदू हिंदू की कैटेगरी के अंदर अब सारे कवर हो जाते हैं, सिख भी कवर होते हैं इसमें, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, और हिंदूज़ भी आते हैं, जो कि हिंदू बाय रिलीजन है, या फिर हिंदू बाय कन्वर्ट्स हैं या रिकन्वर्ट्स हैं, तो वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे हिंदू लॉ के अंदर सेक्शन 2 के हिसाब से। जिसके अलावा मोहम्मडन लॉ के अंदर भी मुस्लिम्स आते हैं और बुद्धिस्ट आते हैं, तो ये सारे के सारे पर्सन्स के ऊपर हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। अगर कोई भी लीगली मैरिड वुमेन हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, किसी और रिलीजन की है, मान लो क्रिश्चियन है, ज्यूज़ है, पारसीज है, तो उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि वो इस प्रॉपर्टी को आगे एलिनेट नहीं कर सकते, उनके ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन हिंदू, मुस्लिम या बुद्धिस्ट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके 2 एक्सेप्शन इसके अंदर आ जाते हैं। सो विद दिस हमारा ये सेक्शन 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो कि यहाँ तक आया, तो अच्छा लगा ही होगा। सो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो का आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा।
सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।